साहित्य निधि में आज सुनिए लेखक जयशंकर जी की कहानी मरुस्थल, जो उनके कहानी संग्रह प्रतिनिधि कहानियों में से ली गई है। वो उतरते उतरते सीढ़ियों पर ही रुक गया था। जहाँ सीढ़ियाँ खत्म होती वहाँ से उस मकान का सबसे बड़ा और पहला कमरा शुरू होता। उस कमरे में लकड़ी के पलंग पर चाचा लेटे रहते। वहीं सीढ़ी पर खड़े हुए अमीर ने हवा में फैली हुई इत्र और फूलों की गंध को महसूस किया। सर्दियों के दिनों के फूलों की गंध से उसने जान लिया कि चाची लौट आई होगी। वो वहीं एक सीढ़ी पर बैठ गया था, चाचा और चाची के बीच की बातें सुनने के लिए। उन दिनों उनके बीच की बहुत सी बातों से वो उनके संबंधों में बढ़ती दूरी, बढ़ती दरारों का अनुमान लगाता था। उस समय 20 बरस के इंजीनियरिंग के उस छात्र के भीतर एक जासूस का जन्म हो रहा था। मैंने तुम्हें सुबह ही मना किया, चाचा कह रहे थे। आप चाहते हैं कि मैं बाहर ही ना निकलूं। आप बीमार हैं, मैं भली चंगी हूं, मैं घर में ही नहीं पड़ी रह सकती। मुझे तुम्हारे बाहर जाने से कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुम्हारा इसाक भाई से इतना मिलना जुलना पसंद नहीं है। आपसे किसने कहा कि मैं वहां गई थी? मैं सो रहा था और उसका फ़ोन आया, मुझे ही उठाना पड़ा। तुम जानती हो कि मेरे लिए फ़ोन तक जाना भी बहुत मुश्किल होता है। उसने ही बताया कि तुम दोपहर में उससे मिली थी। ये नहीं बताया कि मैं उनके बैंक के लोन के सिलसिले में। वो सब तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। क्या हमने ये पूरा बिजनेस इसाक भाई के भरोसे चलाया है? तुम सीधे बैंक में भी फ़ोन कर सकती थी। आप भी कमाल करते हैं। मैं बरसों के हमारे बिजनेस को बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, और आप छोटी छोटी बातों में बिना वजह के नाराज हो जाते हैं। फिर इसाक भाई कोई पराये तो नहीं है? कल तो आप अमीर और सायरा को लेकर भी वही सब। मुझे शक होगा तो ज़रूर कहूँगा। अमीर वैसा लड़का नहीं है। हमारे घर में मीलों दूर से पढ़ने के लिए आया है और सिर्फ पढ़ता ही रहता है। लेकिन इसाक को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम सब नहीं रहते तब मैं खुद को बहुत बेबस और अकेला महसूस करने लगता हूँ। डरता हूँ कि मरते वक्त कोई पास नहीं होगा। मेरी हालत ये है कि मैं पड़ोस के भी किसी आदमी को बुला नहीं सकता। अमीर तो बरसाती में होगा, आप उसे ही बुला लेते, चाची ने कहा था। वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया है, उससे हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अमीर सुन रहा था, समझ रहा था। सीढ़ियों पर अपने अध्यापक अब्बा के बारे में सोच रहा था, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, और वो पढ़ने की जगह दो अधेड़ उम्र के पति पत्नी के बीच के निजी किस्म के नीरस संवाद को छिपकर सुन रहा था। उसने सोचा कि क्या अब्बा ने उसे मीलों दूर इन लोगों की जासूसी करने के लिए भेजा है? ये एक पीड़ादायक प्रश्न था। अपनी पीड़ा और प्रश्न के साथ अमीर चाचा के कमरे में आ गया। चाचा खांस रहे थे और चाची उनकी पीठ सहला रही थीं। साफ और सफ़ेद दीवारों पर जाड़ों की शाम की धूप और रोशनी के धब्बे थे। दीवार पर टंगी एक तस्वीर में बहुत पहले के अपने युवा दिनों के चाचा चाची नन्ही सी सायरा के साथ अमलतास के पेड़ के करीब खड़े थे। वो बहुत दूर की, दूसरे दिनों की और लगभग दूसरी दुनिया की तस्वीर थी। तस्वीर के दिनों में चाचा बिस्तर पर ही दिन रात गुजारने वाले आदमी नहीं थे। चाची का चेहरा आकर्षक था और सायरा उदास आंखों की लड़की नहीं, छीट का फ्रॉक पहने हुई, दो चोटियों के साथ खड़ी एकदम छोटी बच्ची थी। उस तस्वीर और अमीर के सामने खड़े दृश्य के बीच समय था और उसके होने का संकेत और सन्नाटा, उसके हाथों की याद और यातना। शाम होते होते सायरा स्कूल से लौट आई। उन सब लोगों ने बिस्कुट और चाय का नाश्ता किया। मकान के सामने की सड़क की आवाज़ों, गुसल खाने के करीब साफ होते बर्तनों की आवाज़ और इधर उधर की बातों के बीच रात की शुरुआत हो गई। अमीर रोज़ की तरह शाम की सैर के लिए निकल पड़ा। सायरा ने आसमानी रंग की अपने कुर्ते की जगह सलवार पर एक दूसरा कुर्ता पहना और वो छत पर रेलिंग के करीब खड़ी जनवरी की रात और रोशनियों को, घर लौट रहे लोगों को, अपने घरों और आंगनों में खेलते बच्चों को निहारने लगी। सायरा का छत पर होना रात का शुरू होना था। वो वहाँ खाने के वक्त तक अकेली ही खड़ी रहती। कभी कभी अपनी सैर से लौटकर अपनी बरसाती में जाते हुए अमीर का मन करता कि वो सायरा से कुछ देर बातचीत करे, किंतु एक तरह की हिचक, एक प्रकार का भय और अहंकार उसकी इस लालसा को ख़त्म कर देता।
वो उम्र में उससे एक आध बरस बड़ा ही रहा होगा, लेकिन मन में वो खुद को उससे कहीं ज़्यादा बड़ा महसूस किया करता था। वो सायरा के मन को पढ़ना और पहचानना चाहता था, उसकी खामोशी और उदासी को समझना चाहता था, लेकिन किसी के मन को जानने, किसी के भीतर झांकने के लिए जितना कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है, वो अमीर के बस की बात नहीं थी। उस समय अमीर को लगता था कि हर आदमी चाहने पर दूसरे आदमी का अंतरंग और आत्मीय हो सकता है। मनुष्य के मन को किसी पारदर्शी चीज़ की तरह पढ़ पाने की उसकी ये आकांक्षा मन के मरुस्थल में मीलों तक फैली रेत पर क्षण भर भी रुकना नहीं चाहती थी। आदमी के रिश्तों के बीच के रेगिस्तान के विस्तार की व्यथा और विडंबना को तब तक उस कस्बाती लड़के ने जाना ही न था। अमीर के मन के लिए सायरा के मन को मुश्किल और अजनबी पाना उतना ही स्वाभाविक था जितना उसका ये सोचना कि चाचा जैसे भले आदमी को पीड़ा पहुंचाने का पाप चाची के साथ आखिर तक बना रहेगा। चाची के पाप को उसने उनके साथ ही शहर के एक इलाके की सैर की दोपहरों में पहचाना था। चाचा को पता होता कि वे लोग बैंक या बाजार जा रहे हैं और उनका रिक्शा इब्राहिमपुर की तरफ बढ़ता। एक बहुत बड़ी सराय, उर्दू पुस्तकों की दुकानों और बड़ी मस्जिद से होता हुआ उनका रिक्शा मुस्लिम लाइब्रेरी के पास रुकता। चाची उसे मुस्लिम लाइब्रेरी में कुछ खाने के लिए अपने पर्स से पैसे निकाल कर देती और खुद सामने की गली में गायब हो जाती। अमीर को चाची ने बताया था कि वो चाचा को फालिस से छुटकारा दिलवाने के लिए किसी प्रसिद्ध पीर की मज़ार पर जाती हैं, जहां उनका साथ चलना ठीक नहीं है। मार्च के आने तक चाची के साथ अमीर के उस इलाके में जाने, मुस्लिम लाइब्रेरी में चाची के लौटने की प्रतीक्षा करने और घर में बैंक या बाजार जाने का जिक्र करने का सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन चाची ने ही अमीर के इम्तहान करीब होने की चिंता व्यक्त की और वो अकेले ही बाहर जाने लगीं। मुस्लिम लाइब्रेरी की बिरयानी के स्वाद की याद के बीच अमीर ने खुद को मुक्त महसूस किया। वो स्वयं किसी झूठ के खड़े होने में मददगार होने की पीड़ा और पश्चाताप से गुजर भी रहा था। पीड़ा के प्रांत को पहचानने का वो उसका पहला अवसर था। घर से निकलने और घर लौटने के बीच वो चाची की बेचैनी और बेबसी को महसूस करता रहता। वो रिक्शे में ही पर्स में से छोटा सा आईना निकालकर अपने चेहरे को संवारती। एक तरह का पागलपन उसके साथ होता। अमीर उसकी अजनबी आंखों के बीच बीच में देख लेता, उसकी बिखरी बिखरी बहकी बहकी बातों को सुनता रहता। बरसों बाद अपनी उम्र के 40 पार हो जाने पर अमीर ने प्रेम की उस पीड़ा को, उम्र के गुजर जाने के बाद के प्रेम के पैशन और पाप बोध और उस पागल प्रतीक्षा को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया था, जो चाची के साथ उस इलाके में जाते वक्त बनी रहती थी। सायरा के मैट्रिक इम्तहान की शुरुआत में ही चाची की माँ के कस्बाती अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार होने की खबर का तार मिला। सायरा स्कूल में ही थी और चाची बस से अपने ननिहाल चली गई। जाते वक्त चाची को ट्रंक से अपनी रेशमी साड़ियों, गहनों के बक्से और साज श्रृंगार की चीज़ें रखते देख अमीर का जासूस जागने लगा और उसने दोबारा टेलीग्राम पढ़ा। तार कस्बे ही से था। अमीर अपने जासूस के असफल होने की व्यथा में डूब ही रहा था कि उसने चाचा की आवाज़ सुनी। वे अपने बिस्तर से कह रहे थे, सायरा आती ही होगी, तुम शाम की बस से चली जाना। और अम्मी इस बीच गुजर गईं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। क्या तुम सच में अपनी बीमार अम्मी के लिए जा रही हो? चाचा के सवाल के बाद चाची का रोना, चीखना और सूटकेस में रखे कपड़ों को फेंकना शुरू हुआ था, किंतु बाद में चाचा की पहल से ही सब ठीक हो गया और चाची अपनी लाल आंखों के साथ बस स्टेशन की तरफ निकली थी। चाची के जाने की शाम को ही चाचा की तबीयत बिगड़ गई। बेहोश चाचा को छोड़कर डरी हुई बहरी नौकरानी अमीर को बुलाने ऊपर चढ़ी थी। उस रात सायरा ने अमीर की बरसाती में आकर पूछा, अब्बा क्या बेहोश हो गए थे? तुम चिंता मत करो, डॉक्टर बता रहे थे। क्या उनके मुंह से झाग निकल रही थी? ये तुमसे किसने कहा? बहरी ने। वही तो उस वक्त उनके पास थी। वो बहरी ही नहीं, अंधी भी है। तुम्हें उसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर किस पर विश्वास रखूं? आप ही कहाँ सब कुछ बताते हैं। ये तुम क्यों कह रही हो? छोड़िए, आपकी कोई मजबूरी होगी।
सायरा, ये ठीक नहीं है। तुम्हें पूरी बात कहनी चाहिए, या फिर आप अम्मी के साथ कितनी बार इसाक चाचा के यहाँ गए हैं? ये मैं अब जान रहा हूँ कि चाची वहाँ इसाक चाचा के यहाँ जाती थी। मुझे शक जरूर था, उन्होंने मुझसे किसी पीर की मज़ार पर जाने की बात कही थी। उस रात अमीर ने उस मकान के भीतर की जिंदगियों के बारे में ऐसा बहुत कुछ जाना जिसे वो जानना चाहता था, जिसको जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी भी था। उस घर की अपनी व्यथा थी, उस व्यथा के विस्तार को देख पाने का अपना दुख। अप्रैल के वे दिन अमीर के लिए ज़िंदगी और उसकी जटिलताओं को देखने के शुरुआत के भी दिन रहे। अमीर के इम्तहान बहुत नज़दीक आ गए थे। हर सुबह वो परीक्षा की तैयारी में डूब जाने, अपना सारा वक्त पढ़ने में बिताने की सोचता और दिन के ख़त्म हो जाने पर पाता कि उसने ज़रा सा भी नहीं पढ़ा है। डेस्क पर किताब होती, आँखों पर चश्मा होता, करीब ही स्टूल पर पानी का गिलास रखा रहता, पंखा चलता रहता और अमीर का मन भटकता रहता, बिखरता रहता, बिगड़ता रहता। कभी कभी उसका भटकता हुआ मन अंधेरी गली में इसाक चाचा और चाची को एक दूसरे को सहलाते हुए देखता और एक तरह की पराई पीड़ा उसके भीतर उतरने लगती। फिर मन पर कितने ही दृश्य उतरते, कितने ही चित्र उभरते। सेकंड हैंड पुस्तकों की दुकानों पर मोमबत्ती के उजालों में रखी अश्लील पत्रिकाओं के आवरण याद आते। उस रेस्तरां का दरवाज़ा सामने आता जिसके भीतर अर्धनग्न लड़कियों के फर्श पर नाचने की बात उसने किसी से सुनी थी। इम्तिहान के करीब के उन दिनों में ही अमीर ने बरसाती से बियर बार जाने की शुरुआत की थी। जहां वो जाता वो एक ओपन एयर रेस्तरां था। गर्मी में वहाँ लोग बाहर ही बैठते, पुराने पेड़ों के आसपास बिल्लियाँ और गिलहरियाँ घूमती रहतीं। वो बियर की बू उतरने तक दूसरी बस्तियों की गलियों में, बाजार में या उस छोटे शहर की चढ़ती उतरती सड़कों पर भटकता रहता। रात को जिस वक्त वो लौटता उस वक्त सिर्फ बहरी नौकरानी जग रही होती। बरसाती में मेज़ पर रखा अपना ठंडा खाना खाता और सो जाता। परीक्षा में पास होने की घबराहट, पढ़ ना पाने का पछतावा बीच बीच में उसकी नींद को उड़ा देता और अप्रैल के आकाश को देखता हुआ, अपने भविष्य पर सोचता हुआ वो छत पर चहलकदमी करता रहता। शहर की भीषण गर्मियों की एक दोपहर में चाची लौट आईं। उनके कस्बे से लौटने के बाद उनके जाने के पहले की बात नहीं रही थी। अब चाचा उनसे बहुत कम और लगभग औपचारिक बातें करते। सायरा भी उनसे अलग थलग बनी रहती। एक रात चाची के सिसकने की आवाज़ से अमीर सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के करीब हो गया। चाचा कह रहे थे, इतना सब होने के बाद भी तुम लौट आई, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। आपने जो कुछ सुना है वो सरासर झूठ है। आप खुद इसाक भाई से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारी शक्ल भी सायरा की वजह से सहन कर रहा हूँ। तब मुझे इस घर में क्यों रहना चाहिए, ये तुम सोचो। खुदा के लिए अब यहाँ से चली जाओ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। फिर अब इन बातों का कोई मतलब भी नहीं है। चाचा खांसने लगे थे। रात का चौकीदार डंडा पटकता हुआ, सीटी बजाता हुआ पास ही से गुजर रहा था। बरसाती में अपने बिस्तर पर लेटे हुए नीचे सुनी बातों के सहारे अमीर उस बात को खोज रहा था जिसका चाचा के लिए कोई मतलब नहीं रहा था। गर्मियों से छिपकली दीवार के एकदम निचले इलाके में आ गई थी। छिपकली को बहुत करीब से देखकर अमीर ने सोचा कि क्या छिपकली भी उन सब तनावों और तकलीफ़ों से गुजरती होगी जिन्हें आदमी भोगता है, जिन्हें चाची के सिसकने में, सायरा की उदास आंखों में, चाचा के मुंह से एक शाम गिरते झाग में पहचाना जा सकता है। दूसरे दिन उसका इम्तिहान था। वो अपने विषय की नहीं, उस परिवार की व्यथा के बारे में सोचता रहा था जिसमें पिछले कई महीनों से वो रहता आया था। घर वही था, उसकी दिनचर्या पहले की ही तरह थी, पर कुछ था जो उसके कमरों में पराया था। धोबी उसी तरह आ रहा था, अखबार वही आता था, डॉक्टर भी वही, चाचा नमाज पढ़ते ही थे, सायरा छत पर शाम गुजारती ही थी, लेकिन पहले के दिनों की बात का कहीं अभाव था। अमीर अपने इम्तिहान के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था और सायरा अपने नतीजे का इंतज़ार। छुट्टियों में वो छत पर ही एक दूसरे कमरे में पुराने दीवान पर लेटे हुए 19वीं सदी के शायरों को, उर्दू के प्रसिद्ध लेखकों को पढ़ती रहती। बीच बीच में ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गानों के कार्यक्रम सुनती या कुछ देर सो जाती। उस छोटे से कमरे में दीवार पर आईना रहता, वहीं टंगा एक तौलिया और पानी से भरा जग।
वो अक्सर अपने कमरे में पीतल के कटोरे में गर्मियों के दिनों के फूल रखती और उसके कमरे से अगरबत्ती की महक आती रहती। समूचा शहर गर्मियों में तप रहा होता। जब कभी अमीर की निगाहें परीक्षा हॉल की बड़ी सी खिड़की पर जाती, वो दोपहर की सूनी और निर्जन सड़क को देखता। उस उजाड़ सड़क को देखकर उसे सायरा की आंखें याद आने लगतीं। वो सोचता कि इस वक्त वो क्या कर रही होगी। चाचा और चाची झगड़ तो नहीं रहे होंगे, कहीं चाची घर छोड़कर चली तो नहीं गई होंगी। उस घर की याद उसे दोबारा अपने प्रश्न पत्र पर लौटने के लिए विवश करती। परीक्षा हॉल के डेस्क पर रखे प्रश्नों का उत्तर लिखा जा सकता था, लेकिन सायरा के घर के सवालों का कोई उत्तर उस वक्त तक तो अमीर के पास नहीं ही था। अमीर के लिए वो परिवार, उस परिवार की पीड़ा और प्रश्न एकदम पराये थे। उसके अपने कस्बाती घर में ना उसने किसी को सिसकते हुए सुना था और ना ही कोई लड़की वहाँ सायरा की तरह उदास निगाहें लिए इस तरह से घर में घूमती रहती थी। कस्बे में अमीर का बड़ा सा पुराना मकान था, जहाँ उसके चाचा चाची, उसके बच्चे और उसके दादा दादी भी रहते थे। घर में कुछ बकरियाँ और मुर्गियाँ भी थीं, जिनकी देखभाल अमीर के दादा करते थे। वहाँ बच्चे सिर्फ स्कूल जाते वक्त उदास नज़र आते, या किसी खिलौने के टूट जाने पर या खो जाने पर। इसीलिए अमीर को सायरा की उदासी और खामोशी इतनी पराई जान पड़ती थी। अमीर का आखिरी पर्चा था। वो नहाने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि उसने चाची को तेज़ आवाज़ में बोलते सुना और उसके पाँव सीढ़ी पर ही रुक गए। बहरी कचरा फेंकने के लिए नीचे उतर रही थी। सायरा रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे आपका ऐसा व्यवहार सहा नहीं जाता। तुम जब कभी जहाँ कहीं जाना चाहो चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? सायरा की देखभाल कौन करेगा? तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, सायरा बच्ची नहीं है, और तुम्हें उसका ख्याल होता तो तुम पहले ही। कितनी बार आप अपने झूठ को दोहराएंगे? मैं आज ही इसाक भाई को घर आने के लिए कहूँगी। ये सरासर अन्याय है। किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने के पहले सोचना चाहिए। और फिर मैं 22 साल से आपकी पत्नी हूँ। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मैं इतने साल तक अंधा रहा। देख तो आप अब भी नहीं रहे हैं, और क्या देखना बाकी है? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझ पर बस इतना रहम करो। तभी शायद सायरा उनके करीब आई थी। अमीर ने उसके धीरे धीरे रोने की, चाचा की उसे सांत्वना देने की आवाज़ें सुनी थीं। सीढ़ियों पर धूप के धब्बे चढ़ आए थे। अमीर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सिसकती सायरा के बारे में, चढ़ती धूप और बढ़ती गर्मी के बारे में सोच रहा था। अमीर के इम्तहान ख़त्म हुए और उस रात ही वो छुट्टियों तक के लिए अपने कस्बे में लौट गया। उसके जाने के बाद सायरा के शहर में भीषण गर्मियों के दिन आए। उस बरस राजस्थान के कुछ इलाकों में भयावह गर्मियों से कितने ही लोगों और परिंदों की मौतें हुईं। शैतानी गर्मियों से हो रही तबाही के दिनों में ही शाम को अपनी लंबी लंबी सैर के वक्त अमीर का उन सब बातों पर लौटना और लौटते रहना शुरू हुआ, जिनके बीच वो अपने पिछले महीनों में रहा था। अपने अतीत को एक अंतराल के बाद देखने की उन शामों में अमीर ने मनुष्य के मन के मरुस्थल और इस मरुस्थल में फैलती बढ़ती व्यथाओं को कुछ कुछ जाना था। इम्तिहान के बाद के कई इलाकों में भयावह गर्मियों के वे कस्बाती दिन अमीर के लिए मनुष्य की पीड़ा को पढ़ने और पहचानने के शुरुआत के दिन थे। अभी आप सुन रहे थे लेखक जयशंकर जी की कहानी मरुस्थल।